नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। वक्त हो चला है 10:15 का और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। आज हम बात करने जा रहे हैं ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच युद्ध के 1 महीने का वक्त अब बीत चुका है। 28 फरवरी से लेकर अब तक इस भीषण युद्ध में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कितने लोगों की जानें चली गई और इस युद्ध में किसको क्या कुछ मिला, इसका आकलन भी करना बेहद जरूरी है। 28 फरवरी से शुरू हुआ ईरान, अमेरिका, इजराइल टकराव अब 1 महीने की भयावह कहानी को बयां कर रहा है। शुरुआत एक हमले से हुई और तारीख थी 28 फरवरी, लेकिन देखते ही देखते यह संघर्ष पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गया। ईरान के क्रोध में खाड़ी के देश भी दहले, आसमान से गोले बरसे, जमीन पर तहलका जो है मचा हुआ नजर आया। आसमान से बरसती मिसाइलों ने शहरों की रफ्तार थाम दी, लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर दिया। जहां कभी रौनक थी वहां अब धुएं और मलबे का गुबार जो वो देखने को मिला और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ऊंची इमारतें ढह गई हैं, सड़कें खाली हो गई हैं, स्कूल और अस्पताल भी इस तबाही से नहीं बच पाए। यानी इस युद्ध की सबसे बड़ी कीमत दर्शकों आम लोगों ने चुकाई है। इस 1 महीने में सिर्फ बम और गोलियां ही नहीं गिरी, बल्कि उम्मीदें भी टूटी हैं। लोगों के दिलों में बैठा डर जो है अब हर आवाज को खतरे की तरह महसूस कर रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर जंग के 1 महीने में क्या कुछ निकलकर सामने आया, कितना नुकसान हुआ, अमेरिका के हाथ क्या लगा और उसे कितना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। जंग के पहले 1 महीने की बात की जाए, वो आप समझिए। दरअसल जंग में अमेरिका को अरबों डॉलर के उन्नत ड्रोन और विमान जो हैं वो खाक होते हुए नजर आए। अमेरिका के 15 से ज्यादा लड़ाकू विमान तबाह हुए हैं। 30 दिनों में यानी 1 महीने में सेना पर करीब 4.7 लाख करोड़ खर्च किए गए हैं और जंग के पहले दिन यानी पहले दिन की अगर बात की जाए, 28 फरवरी की बात की जाए, उस दिन से लेकर अब तक की अगर बात की जाए तो 15,666 करोड़ खर्च किए गए। रडार सिस्टम और संचार के बुनियादी ढांचे पूरी तरह से तबाह हो गए। सैन्य संपत्तियों को 24,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिकी ठिकानों पर हमलों में 6,700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ड्रोन को गिराने के लिए 300 करोड़ रुपए की कई मिसाइलें इस्तेमाल की गई और हर जगह, हर फ्रंट पर, हर स्टेप पर अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ा है। और इसी तरह की तस्वीर इजराइल में भी देखने को मिली है। नुकसान के मामले में इजराइल भी पीछे नहीं है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल को भी बहुत बड़ा जख्म दिया है और ऐसा जख्म जिसके सबूत लोगों की मौत, इमारतों के ढेर और पैसों की बर्बादी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जंग में इजराइल को क्या नुकसान हुआ है वो भी आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं। इजराइल में अब तक करीब 100 लोगों की मौत हुई है और इस हमले में 5,492 से ज्यादा लोग घायल हुए। अराब शहर की अगर बात की जाए तो वहां पर मिसाइल हमलों में कम से कम 180 लोग घायल हुए। युद्ध खर्च अब आप देखिए, युद्ध के 1 महीने की अगर बात की जाए तो करीब 91,000 करोड़ खर्च किया गया है। मिसाइल और ड्रोन हमले जो देखने को मिले उसमें ईरान ने करीब 1,000 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान ने इजराइल पर 2,000 से ज्यादा ड्रोनों से हमला किया है। 107 औद्योगिक संयंत्र, डिमोना के पास एक औद्योगिक संयंत्र तबाह हुआ है। केमिकल प्लांट ईरान के निशाने पर लगातार रहे। ये तो अमेरिका और इजराइल की बात होगी, लेकिन ईरान ने भी बहुत कुछ गंवा दिया है।
कुछ रिपोर्ट का दावा है कि इस जंग में ईरान को काफी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा असर तेल के निर्यात पर पड़ा है, जिससे ईरान को सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं ईरान ने अब तक 3,461 लोगों की मौत हुई है। ये वो आंकड़े हैं। शमशेर भाई और भी एक है। यानी अब तक बहुत कुछ नुकसान तीनों ही देशों को उठाना पड़ा है। किस तरह से ये युद्ध आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कौन आगे कौन पीछे, ये भी बड़ा सवाल है, लेकिन नुकसान आम लोगों को हो रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ दामोदर सिंह रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, और डॉक्टर राम श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप तीनों का ही। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर का रुख करना चाहूंगा। सर, 1 महीने का वक्त बीत चुका है, आपके हिसाब से अगर आप आकलन कर रहे हैं तो अभी किसकी क्या स्थिति है, कौन कहां पर खड़ा है? 1 महीने के युद्ध के बाद ईरान हारा नहीं है, तो मेरे ख्याल से मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है। हम सब जो फौज में रह चुके हैं, हमें सबको मालूम है कि अमेरिका के सामने दुनिया का कोई देश ठहर नहीं सकता। रूस ने भी अमेरिका की ताकत को यूक्रेन में चख लिया। इजराइल के सामने कोई देश ठहर नहीं सकता। हमने जब इजराइल ने बमबारी की गजा में, तो बतौर एक्स एयरफोर्स फाइटर पायलट मैं आपको बता सकता हूं कि ऐसी भीषण बमबारी दुनिया में हमने कभी ना प्लानिंग की ना कभी सोची। आखिर मैं फाइटर पायलट था, एयरफोर्स की प्लानिंग से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड था। इजराइल ने जिस तरह की बमबारी गजा में की, शायद इंडियन एयरफोर्स में हम शायद उस लेवल तक अभी तक पहुंचे नहीं हैं। जितने बॉम्ब्स उन्होंने गजा में पिछले 2 साल में गिराए, हमारी टोटल बॉम्ब्स जो हम रखते हैं हमारे पास, वो शायद उसका 1/10 है। मतलब ये समझना पड़ेगा कि इजराइल की एयरफोर्स कितनी पावरफुल है, कि इजराइल ने जितने बॉम्ब्स गजा में गिराए, इंडियन एयरफोर्स की टोटल बॉम्ब्स की जो स्टॉकिंग है, होल्डिंग है, वो उस नंबर का 1/10 है। तो इजराइल की एयरफोर्स और अमेरिका के सामने अगर ईरान टिका हुआ है, तो एज ए मिलिट्री मैन मैं सिर्फ ईरान की जनता को, ईरान की आर्मी को, IRGC और ईरान के टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप को सिर्फ सम्मान की दृष्टि से देख सकता हूं। जी ठीक है सर। दामोदर सिंह सर, अगर 1 महीने में देखें, और जैसा कि यूके देवनाथ सर भी कह रहे हैं कि तारीफ करनी होगी ईरान की, 1 महीने तक वो डटा रहा, यानी सरप्राइज जो है वो खासकर इजराइल और अमेरिका के लिए रहा। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ईरान ने बहुत धैर्य के साथ अमेरिका का सामना किया, और ये बहुत ही साहसी कदम है। और ईरान ने जिस तरह से अपना धैर्य दिखाया और इंतजार किया उन मौकों का, अमेरिका की जो टॉमहाक मिसाइलें हैं उनको नष्ट होने का मौका दिया, और अपने छोटे छोटे चाहे ड्रोन जैसों का इस्तेमाल करके अमेरिका की जो उसने वॉट लगाई पूरे मिडिल ईस्ट में, जितने उसने इस्टेब्लिशमेंट को, यहाँ तक कि अमेरिका को मजबूर होना पड़ा अपने बेसेस को शिफ्ट करने के लिए और अपनी मैन पावर को वहां से शिफ्ट करने के लिए। ये बड़ी जीत नहीं जाएगी ईरान के लिए। और अगर बात करें मॉनेटरी टर्म्स में, तो निश्चित तौर से अमेरिका का लॉस हुआ, लेकिन ईरान का भी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका या ईरान एक तरफा जंग जीत रहा है। अभी तक हार और जीत का फैसला तो आने वाले समय पे होगा, लेकिन नुकसान तीनों देशों का बराबर हो। ईरान ने कड़ी टक्कर दी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो ईरान की स्ट्रेटजी है, उसके पड़ोसी देशों को नुकसान पहुंचाने को लगभग कामयाब होती दिख रही है। पड़ोसी देशों का बहुत ज्यादा दबाव है यूएसए पर। अब देखिए उनके स्टेटमेंट कितनी तेजी से बदल रहे हैं। अगर शुरुआत करें हम, पहला स्टेटमेंट था कि हमें
रिजीम चेंज करना है, फिर लीडरशिप चेंज करना है, फिर ईरान की जनता को बोल दिया कि आप खुद आके चेंज करें। उसके बाद स्टेट ऑफ होम रूल्स पे आप आते हैं, वहां पे कहते हैं कि नाटो से कि अब आप हमारी मदद करें, आप आगे खुद अपनी लड़ाई अपने शिप निकालें। इसके बाद उनकी नेवी कहती है अमेरिका की कि नहीं, ये हमारा काम नहीं है, हम यहाँ पे शिप निकालना, हम लड़ाई लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो काफी कुछ देखने में मिला। डोनाल्ड ट्रंप और उनके इंटरनल जितने भी उनकी गवर्नेंस है, जो उनकी मिलिट्री लीडरशिप है, उसके बीच में भी कहीं ना कहीं मतभेद दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के अंदर खुद ही मतभेद चल रहे हैं इस चीज को लेकर, इसराइल के अंदर उथल पुथल है। तो ईरान, चूंकि अब ईरान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, उसका जो स्टॉक है बैलिस्टिक मिसाइल का, उसका बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल कर रहा है, और कहीं ना कहीं अमेरिका को और इसराइल को उसने अच्छे जख्म दिए हैं। बहुत क्लोजली अगर ऑब्जर्व करें तो इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप, उनको सिर्फ पैसे मिले, सम्मानजनक तरीके से समझौता हो जाए जो उनकी इज्जत बचा ले, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन भी अमेरिका में इस समय इसी साल होने, अगर इसमें डोनाल्ड ट्रंप की हार होती है तो निश्चित रूप से। ठीक है सर। राम सर, स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी अमेरिका को, क्योंकि हर फ्रंट से इस वक्त ईरान आगे ही नजर आ रहा है। भला ही उसके करीब करीब जो टॉप लीडर्स हैं, जो टॉप अधिकारी हैं, जो टॉप कमांडर्स थे, वो अब नहीं रहे। निश्चित रूप से टॉप कमांडर्स नहीं रहे, और अमेरिका का, इजराइल का शायद ये अनुमान रहा था कि पहले झपट्टे में वो इनके टॉप लीडर्स को खत्म कर देगा तो घुटने टेक देगा ईरान, पर ऐसा नहीं हुआ। उनको ये अंदाज नहीं था कि ईरान ने इसके लिए भी तैयारी कर रखी है। एक अगर मरता है दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाता है। उन्होंने उसको कस्टमाइज कर रखा है पूरी की पूरी अपनी एस्टेब्लिशमेंट को। अब रहा प्रश्न ये कि ईरान के ऊपर हमला किसने किया, पहले किसने किया? इजराइल ने किया, अमेरिका ने किया, ये वेल एस्टेब्लिश्ड है। नाटो के देश इससे अपने आप को दूर क्यों रखे हैं? इसलिए रखे हुए हैं कि नाटो की संधि के अंतर्गत जो उनका आर्टिकल 5 है, उसमें साफ लिखा है कि इन 29 देशों में, पहले तो 12 देश थे नाटो में, अब 29 देश हैं, इन देशों में अगर कोई दूसरा देश आक्रमण करेगा तो ये आक्रमण इन पूरे नाटो के देशों पे माना जाएगा। लेकिन यहाँ मैक्रो का, स्पेन का और दूसरे देशों का ये कहना है कि भाई आक्रमण इनके ऊपर नहीं हुआ है, अमेरिका पर नहीं हुआ है, इजराइल पर नहीं हुआ है, इन्होंने जाकर आक्रमण किया, तो हम इसके भागीदार क्यों बने? यहाँ जाकर नाटो की फूट पड़ गई और अमेरिका कमजोर पड़ रहा है। इससे ये सिद्ध होता है कि उन्होंने नाटो को, देशों को कहा कि आप आओ और मदद करो, उन्होंने मना कर दिया। और इसके बाद गुस्सा होकर ट्रम्प कहते हैं ये कायर हैं, ये कागज के शेर हैं। खैर ये एक मुद्दा अलग है, पर फिलहाल जो अमेरिका में हालत हो रही है, 3400 से अधिक स्थानों पर नो किंग आंदोलन चल रहा है, जिसमें 80 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। इससे ये पता लगता है उनका जन आधार जो है धीरे धीरे खिसकता चला जा रहा है। इस समय जो डेमोक्रेट्स हैं बहुत खुश हो रहे हैं, और जो रिपब्लिकन्स हैं उनका जन आधार कम होने के कारण ट्रम्प का विरोध भयंकर हो रहा है। इस गुस्से में सच्चाई सामने आ गई। वो सच्चाई क्या थी कि एक फाइनेंशियल टाइम्स के संवाददाता ने ये पूछा कि आपको ईरान में क्या मिला, आपका तो विरोध हो रहा है यहाँ। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि भाई देखो, ईरान पर जाने का हमारा असली मकसद ये था कि वहां के तेल पर हम कब्जा करना चाहते थे, और यहाँ के यानी अमेरिका के मूर्ख लोग इसको समझते नहीं है। यहाँ की जो लोग किंग आंदोलन चला रहे हैं उनको, वहां की जनता को 80 लाख लोगों बिल्कुल राम सर, जो उनके बयानों का आप जिक्र भी कर रहे हैं, वो जो मूर्ख शब्द हुआ, या वो सऊदी के प्रिंस के लिए किस तरह की बातें करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं, तो हम लोग क्या, तो एक कहावत चलती है, वो कहावत शायद उन पर सटीक बैठती होगी। आप यूके देवनाथ सर, नो एग्जिट प्लान इस वक्त अमेरिका के हाथ में, और मिड टर्म चुनाव का भी प्रेशर, इसलिए ट्रंप साहब बौखलाए हुए हैं। आशीष, इसमें एग्जिट प्लान कोई भी नहीं था। हाँ। एक ही एग्जिट प्लान था कि बम गिराएंगे, मुस्तफा अली खामेनी मारे जाएंगे और ईरान सरेंडर कर देगा। इसके आगे उन्होंने सोचा ही नहीं था। मिड टर्म इलेक्शन, जो सेनेटर्स हैं रिपब्लिकन पार्टी के, वो बार बार ट्रंप से गुहार लगा रहे हैं कि उनको आप जरा बंद कीजिए, किसी भी बहाने से बंद कीजिए, नहीं तो मिड टर्म इलेक्शन में हार निश्चित है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, डेमोक्रेट्स जो हैं वो बस अंदर खाने में रोज मुस्कुरा रहे हैं कि उनको बैठे खाले एक वजह मिल गई डेमोक्रेट्स को ट्रंप को नीचा दिखाने की। अभी तो युद्ध चालू नहीं हुआ। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अगला गलत कदम लेते हुए खाग आइलैंड पर हमला कर दिया, निश्चित है
कि तैयारी 2 घंटे तो सर उसी तरह की है कुछ खार को ही लेकर वो तैयारी इस वक्त अगर देखा जाए, अपडेट देखा जाए 1 महीने के बाद, और जो टाइम पीरियड टेकन है, ऐसा माना जा रहा है कि वो इसीलिए ले रहे हैं कि उनका निशाना वही है। हाँ आशीष, देखो जब वो 5,000 मरीन कमांडोज को वहां डिप्लॉय कर रहे हैं, हाँ। तो समुद्र के रास्ते से एक सी बॉर्न अटैक तो होगा। जो उनकी एम्फीबियस असॉल्ट शिप हैं वो भी वहां पहुंच चुकी हैं। तो खाग आइलैंड पर एम्फीबियस असॉल्ट हो सकता है। 5,000 ट्रुप्स हमला करेंगे, तो अगर आप एक मोटा मोटी भी अंदाजा लगा लो कि हर 100 में से एक मारा गया, तो 50 तो मेरीन मारे जाएंगे। इसी तरह से उन्होंने 2,000 एयरबोर्न ट्रुप्स को भी वहां पे जमा कर लिया है। अगर उनको हवा से पैराशूट से उतारेंगे, तो छलांग मारने के बाद पैराशूट से 2 मिनट 1 मिनट 30 सेकेंड जो गिर रहा है जमीन की तरफ, पैराशूट खुला हुआ है, वो हेल्पलेसली लटक रहा है एयरबोर्न कमांडो जो है। और ईरान ने क्या किया है कि खाग आइलैंड में जहां पे भी ये अमेरिकन 82nd एयरबोर्न डिवीजन के ट्रुप्स उतर सकते हैं, वहां पर जमीन पर उसने 2 चीजें की हैं। जो पैराट्रूपर्स, देखिए पैराट्रूपर्स किसी बिल्डिंग कारखाने के ऊपर तो लैंड नहीं कर सकते, खाली सपाट जमीन चाहिए होती है। हाँ। तो IRGC ने जितनी खाली सपाट जमीन है सब जगह पर कटीली तार बिछा दी है, और जो लोहे के बड़े बड़े क्रॉस होते हैं वो फाले जैसे होते हैं लोहे के, उनको बड़ी मात्रा में बिछा दिया है। जहां जहां ये पैराट्रूपर्स लैंड कर सकते हैं वहां पर जमीन के नीचे एंटी पर्सनल माइल लगा दी है, ताकि जैसे वो पैराशूट जमीन पे धड़ाम से गिरेंगे तो वो एंटी पर्सनल माइल पर दबाव आएगा, वो फटेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि IRGC ने अपने जो एक ब्रिगेड को तैनात किया हुआ है, उनको हैवी मशीन गन, मीडियम मशीन गन, 23 मिलीमीटर और यानी तैयारी दोनों तरफ से अमेरिका, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं सर कि अमेरिका अगर ये कोशिश कर रहा है या आंख दिखाने की तैयारी कर रहा है कि हम खार्क पर नजर गड़ाए बैठे हैं, तो ईरान भी चुप बैठने को तैयार नहीं। वो तो कह रहा है वेलकम टू हेल, वो तो पहले से तैयार है। दामोदर सर अनम्यूट करिएगा। आप अगर डॉट को कनेक्ट करते हैं तो आपको क्लियर पिक्चर नजर आएगी। अभी रशिया के विदेश मंत्री ने ओपनली कहा कि हम ईरान का समर्थन कर रहे हैं और उनको वेपन सप्लाई कर रहे हैं इस वार पे। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका को नीचा दिखाने की पूरी तैयारी इस बार हो चुकी है। डेमोक्रेट्स की बात बिल्कुल सर ने सही कही कि वो मुस्कुरा रहे हैं इस समय इस बेवकूफी भरे कदम से। खुद ट्रंप को नहीं पता ये लड़ाई उन्होंने लड़ी क्यों, किस बात के लिए, उनका कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव नजर नहीं आ रहा। फर्स्ट लाइन में आप जिस तरह से बातें करते हैं, और इस समय ये पहली ऐसी लड़ाई है जिसमें से 5 से 6 पिछले कुछ सालों में जहां अमेरिका ने इतना बड़ा उनका एयर फोर्सेस का लॉस हुआ है। आपके ऑयल टैंकर लॉस हुए, आपके फाइटर, बेशक आप कहते हैं फ्रेंडली फायर में, लेकिन लड़ाई में लॉस तो आपका ही हुआ था। तो जो इस तरह की उम्मीद अमेरिका ने नहीं की, उन्हें लगा था कि बहुत आसानी से ईरान सरेंडर करेगा, जो कि वॉर इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही है। बिल्कुल। अब अमेरिका एक सेफ पैसेज देख रहा है, एम्फीबियस शिप उनका त्रिपोली पहुंचा है, तो हो सकता है ग्राउंड इन्वेंशन की तैयारी हो, जैसा कि सर ने कहा। और मैं इस बात से सहमत हूं कि खार्ग आइलैंड को ये कॉर्डन कर सकते, हो सकता है वहां ग्राउंड इन्वेंशन करें, लेकिन ऐसा कुछ भी करना ईरान को कमजोर समझने की भूल रखते हुए अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं तो आपको दोबारा ये सोचना पड़ेगा, और आप बहुत भारी कीमत चुकाएंगे। ईरान इस समय, उस समय जो उसको मिला है, इस समय इतना लंबा युद्ध चला है, उसमें उसने तैयारियां भी की हैं, उसके पास उसके फ्रेंडली नेशन से आर्म्स एंड अम्युनिशन भी पहुंचे। रशिया ने ओपनली बोल दिया कि हम आपको सपोर्ट, हम ईरान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो यहाँ पर अमेरिका को फिर से सोचना होगा, और मुझे लगता है किसी भी तरह का फुट सोल्जर का इन्वॉल्वमेंट अगर इस लड़ाई में होता है और वो जंग के मैदान पे उतरते, जो खार्ग आइलैंड हो या ईरान की धरती पर, अमेरिका को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ेगी, और ये दूसरा वियतनाम बनेगा अमेरिका के लिए। बिल्कुल अमेरिका, लेकिन इस मुंह की खाने के बाद सर कंप्लीट करिए आप, फिर मैं आता हूं। एक चीज जो अमेरिका को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसका क्लोजर क्या किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप इधर उधर दौड़ रहे हैं, कहीं से कोई मध्यस्थता हो जाए, बार बार उनके स्टेटमेंट आते हैं। और एक साहस देखिए ईरान का। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान हमारे साथ समझौता करना चाहते हो, ईरान ने क्लियर कहा कोई समझौता करना ही नहीं चाहते, अब आपके साथ तो लड़ाई लड़ना ही लड़ना। तो मैंने कहा ईरान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ईरान अब चाहता है कि अब आपको वो सबक सिखाया जाए ताकि आप दूसरे देशों के ऊपर भी ये दुस्साहस ना करें। और वो लोग जो अमेरिका के साथ खड़े, आप ही नहीं मुस्कुरा रहे सर, मैं यूके देवनाथ सर को बहुत कम देखता हूं मुस्कुराते हुए, वो भी इसी बात पे मुस्कुरा रहे जो ट्रंप साहब इस तरह का बयान देते हैं। राम सर, भारत के परिप्रेक्ष्य से अगर देखा जाए तो ये युद्ध कितना बड़ा चैलेंजिंग भारत के परिप्रेक्ष्य से इस वक्त नजर आ रहा है, और भारत की स्थिति कैसे है कि वो इसको टैकल कर रहा है? इस समय 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं। एक तो है तेल पूर्ति होना, गैस की आपूर्ति होना, और दूसरा खाड़ी के देशों में जो हमारे भारतीय
फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित निकालना। आज ही समाचार दोनों ही आया मामलों है में, कि लेकिन कुवैत अब सर जो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो ब्रीफिंग्स आ रही है, उसमें तो सारी चीजें ठीक दिख रही हैं कि जहाज तो हमारे आ ही रहे हैं। जहाज आ रहे हैं और निश्चित रूप से हम सुरक्षित रूप से हमारे भारतीयों को वहां निकाल भी लेंगे। और सोचने की बात है, ईरान में 12,000 जो है जो छात्र थे वहां ईरान यूनिवर्सिटी पढ़ रहे थे, उन सबको आर्मेनिया के रास्ते से हमारे देश ने निकाल के यहाँ सबके सामने उदाहरण पेश कर दिया। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, अगर वो भारतीय है, दुनिया में कहीं भी किसी संकट में है, तो भारत सरकार का यह नैतिक दायित्व है, वो उसको सुरक्षित निकाल के लाएगा और उसमें वो सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। फिलहाल की स्थिति जो लंबे युद्ध के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय संकट है ये। अंतर्राष्ट्रीय संकट में अब हमको वैकल्पिक व्यवस्था जो करना पड़ रही है तेल की, वो दूसरे जगहों से करना पड़ती है। उसमें एक तो इंश्योरेंस की EMI की जो अमाउंट है वो बढ़ गई है, दूसरा काफी लंबा रास्ता है, तो थोड़ी कठिनाई तो होगी, लेकिन ऐसा नहीं, हमारे पास पर्याप्त भंडार है गैस का, ऑयल का, सभी चीजों का। और आज की तारीख में अगर हमको युद्ध भी लड़ना पड़ता है पाकिस्तान से या चीन से, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग है। देश के हित में जो भी आवश्यक है वो हम कदम उठाएंगे। लेकिन कूटनीतिक स्तर पर अगर आप देखेंगे तो भारत इस समय जो भूमिका निभा रहा है, यही कारण है कि फिनलैंड के राष्ट्रपति ने तो कहा है कि जब तक मोदी जी इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे ये युद्ध विराम नहीं हो सकता। लेकिन युद्ध विराम में जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है उसका पर्दाफाश कल हो जाएगा। कल ये कि जैसे बहन आ रहे हैं पाकिस्तान में, और निश्चित रूप से वो उपराष्ट्रपति महोदय मुल्ला मुनीर को कहेंगे तुम अपनी फौज को भेजो। UAE के साथ आपका जो समझौता है कि अगर उन पर आक्रमण हुआ तो सब पाकिस्तान उसको तो पाकिस्तान की स्थिति पे क्या ही जिक्र किया जाए सर। उसके यहाँ तो खुद इस युद्ध की वजह से क्या हालात हैं वो किसी से नहीं छिपे हैं। यूके देवनाथ सर, ग्राउंड की अगर बात की जाए, ग्राउंड ऑपरेशन की बात की जाए, अमेरिका कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी जो इनपुट निकलकर सामने आ रहे, मैं आने से पहले कहीं पर देख रहा था, 2 लाइनें में देख पाया जल्दी में, कि शायद इजराइल इस चीज को डिनाई कर रहा है। वो कह रहा है कि हम वहां पर नहीं जाएंगे, हम वहां पर अमेरिका के साथ नहीं खड़े होंगे जमीनी ऑपरेशन के लिए। इसको कैसे देखें? देखिए, इजराइल की जो आर्मी है, प्रोफेशनल आर्मी है जी, 2.5 लाख से ज्यादा रेगुलर और अब रिजर्विस्ट भी बुला लिए गए हैं। लेकिन वो पूरी तरह से गजा पे मिलिट्री कंट्रोल रखने में व्यस्त हैं, पूरी तरह से वेस्ट बैंक में कंट्रोल रखने में व्यस्त हैं, पूरी तरह से हिजबुल्लाह के साथ लेबनान में युद्ध में बिजी हैं। एक और चीज है कि इजराइल से दूरी जो है जमीनी रास्ते से अगर भेजें ट्रुप्स को तो उनको सीरिया के रास्ते, इराक के रास्ते, ईरान की तरफ जाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल नहीं है। 2000 किलोमीटर है, हॉस्टाइल है। सीरिया में भी लोग हॉस्टाइल हैं, इराक में भी हॉस्टाइल ग्रुप हैं जो कि। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं सर, लेकिन जो मैं बेसिकली जानना चाहता था खार्ग को लेकर, वो करीब ईरान से 25 किलोमीटर दूर है, और वहां पर जो तेल जमा करने के लिए जो बनाए गए वो करीब 100 से या बहुत ज्यादा हैं। तो वो इसीलिए बनाया गया कि कल को कोई परेशानी होती तो ईरान पर आंच ना आए। वहां पर नजर गड़ाए बैठा अमेरिका, तो इट इज पॉसिबल फॉर अमेरिका कि वहां पर कब्जा कर ले या हम कुछ और कर पाए। आशीष, अगर 1 मिनट के लिए मान भी ले कि अमेरिका खाग आइलैंड पर कब्जा कर लेगा, तो ईरान ने 2 चीजें बहुत क्लियर कर दी हैं। एक कि वो स्कॉर्च अर्थ की पॉलिसी फॉलो करते हुए खड़ग आइलैंड से जब IRGC विड्रॉ करेगी जी, तो पूरे जितने स्टोरेज के भंडारण के टैंक हैं उनको डायनामाइट लगा के उड़ा के तब वापस जाएगी। उनके इंजीनियर्स ने ये ऑलरेडी कर लिया है। जो डिमोलिशन चार्जेस हैं वो खड़ग आइलैंड के जितने पंपिंग स्टेशन हैं उनमें ऑलरेडी लगा दिए गए हैं। अगर IRGC को रिट्रीट करना पड़ा, खड़ग आइलैंड को खाली करना पड़ा, तो बस बटन दबाना है और ये सारे पंपिंग स्टेशन उड़ जाएंगे। दूसरी बात, खड़ग आइलैंड पर अगर अमेरिका कब्जा कर भी लेगा तो उसको कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि उसमें जो कच्चा तेल आता है वो तो ईरान से पाइपलाइंस के जरिए आता है। तो सिर्फ ईरान को इतना करना है कि ईरान में जहां से वो पाइपलाइंस में कच्चा तेल भरते हैं, जो शुरुआती पॉइंट है, वहां से वॉल्व को बंद कर देगा, तो खड़ग आइलैंड की जो टैंक्स हैं वो खाली हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि खड़ग आइलैंड, देखिए खड़ग आइलैंड में भी स्टोरेज टैंक है। इसके पीछे की स्ट्रेटेजी दामोदर सर कि अगर वो खर्ग पर करते हैं कब्जा तो 90% जो है
ईरान का, वहां से सारा चीज हैंडल होता है उनकी अर्थव्यवस्था को लेकर अगर देखा जाए तो वो कमर तोड़ने का काम जो है वो कोशिश इस वक्त अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट 30 सेकंड है सर, बहुत जल्दी से इसका जवाब। आशीष, अगर खर्ग आइसलैंड के ऊपर अमेरिका कब्जा भी कर लेता है तो उसका वहां सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा। आपके बेसेस नहीं बचे जो दूसरे देशों में थे, जो बहुत सेफ थे, जहां पे आपने एंटी एयरक्राफ्ट सारे सिस्टम लगा रखे थे। ईरान ने उनको नहीं छोड़ा, आपको वहां से बैकआउट करना पड़ा, आपको वहां से अपनी मैन पावर और एस्टेब्लिशमेंट को वहां से निकालना पड़ा। तो आप खर्ग आइसलैंड में सस्टेन कर लेंगे। ईरान कोई मिलिशिया नहीं है, एक पूरा देश है जहां पर लोगों के, देखिए एक अलग बात है कि मैं अपनी सत्ता से नफरत करता हूं, पर लेकिन मैं अमेरिका से प्यार करूं ये जरूरी नहीं है ना। ये अमेरिका ने बहुत बड़ी भूल करी है यहाँ पे असेसमेंट करने पे। हम अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हो सकते हैं लेकिन हम अपने देश के खिलाफ नहीं हो सकते। ईरान की जनता समझ रही कि इस समय आपने ईरान पे हमला किया है जी। तो ये जो उनको मिलना था, उनको लाभ मिलना था ईरान की जनता के सेंटीमेंट का, वो तो मिलने से रहा। खर्ग आइसलैंड पे आप हमला करने के बाद आप सोचते हैं वहां पे सस्टेन कर लेंगे, कब्जा आपका बरकरार रहेगा, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। यानी ट्रंप साहब इस वक्त मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हुए नजर आ रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल सवाल 10 बजे में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।